देने से सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं? तो कुछ हार्मोन्स हैं जैसे ईस्ट्रोजन और अंडाशय हार्मोन या ओवरी से निकलने वाले हार्मोन। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज वाली स्टेज फीमेल्स में आती है, बॉडी की ग्रोथ अफेक्टेड हो जाती है, बॉडी की ग्रोथ होना रुक जाती है और सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होने लग जाती है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिकॉइड हार्मोन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के इफेक्ट को कम कर देता है। दूसरा हार्मोन हम लोग लेते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के बाद, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी जो ओरिजिनेशन होता है वो पास डिस्टालिस से होता है। इसकी सेल्स बेसोफिल टाइप की सेल्स हैं और इसका केमिकल जो नेचर है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। मॉलिक्यूलर वेट 30,000 है। टारगेट ऑर्गन इसका थायराइड है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड की ग्रोथ को और थायराइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। आयोडीन कितना यूज किया जाएगा, थायरॉक्सिन कितना सिंथेसिस होएगा और ब्लड में कितना थायरॉक्सिन रिलीज होएगा, इन सब पे ये कंट्रोल करता है। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है या हाइपो सिक्रीशन होता है तो उसमें थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है और मिक्सिडिमा जैसी कंडीशन बन जाती है। हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और अगर टीएसएच और थायरॉक्सिन के बीच में बैलेंस नहीं रहता है, इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड नहीं रहता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, तो गॉइटर नाम की डिजीज हो जाती है। टीएसएच को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और जो थायरॉक्सिन का लेवल है ये भी नेगेटिव फीडबैक के बेसिस पे काम करता है, यानी सिक्रीशन कम होने पर, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होने पर टीएसएच का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से कॉर्टिसोल एडिसन्स डिजीज क्रिएट करता है जिससे मेलानिन डिपॉजिट हो जाती है और स्किन कॉपर कलर की हो जाती है और हाइपोसिक्रीशन की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस और स्टीरॉयड का फीडबैक मैकेनिज्म और शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 4th नंबर का ये हार्मोन है। इसका ओरिजिनेशन पार्स डिस्टालिस से होता है। बेसोफिल्स टाइप की सेल्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की हैं, मॉलिक्यूलर वेट 30,000 है और ये अगर मेल में होती हैं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे काम करती हैं, फीमेल में होती हैं तो ये ओवेरियन ट्यूब्यूल पे काम करती हैं। मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस का डेवलपमेंट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पीड को कम या ज़्यादा करता है। फीमेल में ये ग्राफियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है और ग्राफियन फॉलिकल्स की हेल्प से ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि सेक्स स्टेरॉइड से कंट्रोल किया जाता है और ये भी नेगेटिव फीडबैक के करेक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका ओरिजिनेशन भी पास डिस्टालिस से होता है। ये भी बेसोफिल सेल्स हैं। नेचर इसकी ग्लाइकोप्रोटीन है। मॉलिक्यूलर वेट 30,000 डाल्टन है। मेल में ये लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स में टारगेट करता है और फीमेल में ये कॉर्पस ल्यूटियम आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अवम का रिलीज हो जाता है तो बची हुई जो सेल्स हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती हैं, उससे ये रिलीज होता है। मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स की मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है और एंड्रोजन के सिक्रीशन को इंड्यूस करता है। फीमेल में ये ओव्यूलेशन को स्टार्ट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ करता है, कॉर्पस ल्यूटियम की टेक केयर करता है, प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और यूटेराइन वॉल को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है वो 3 चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है या 3 एरियाज उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। पहला हाइपोथैलेमस, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से रेगुलेट किया जाता है।
प्लाज्मा में जो सेक्स स्टेरॉइड्स है इनकी कंसंट्रेशन में ग्रोथ होने पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्टिंग 2 डेज में एस्ट्रोजन एक बहुत कम कंसंट्रेशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। 6th नंबर का इसमें हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन और लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है मिल्क से रिलेटेड कोई सब्सटेंस है। ओरिजिन इसका पास डिस्टेलिस से है, जो सेलुलर सोर्स है वो एप्सिलॉन एसिडोफिल सेल्स हैं। नेचर इसकी प्रोटीनियस है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 25,000 है और इसका टारगेट ऑर्गन है मेमेरी ग्लैंड्स। काम क्या करता है? पार्चुरेशन के बाद मेमेरी ग्लैंड्स को मिल्क सिक्रीशन के लिए या लैक्टेशन के लिए एक्टिवेट करता है, मैटरनल केयर को इंड्यूस करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ ये कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ करता है और उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है। लैक्टोट्रोफिक हार्मोन का जो रेगुलेशन है ये हार्मोन्स की मदद से होता है। जो मेमोरी ग्लैंड्स है इसकी मायो एपिथेलियल सेल्स में मिल्क फॉर्मेशन या लैक्टोजेनेसिस होता है, इसका जो रेगुलेशन है ये प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन से होता है। तो जब मिल्क का रिलीजिंग होती है तो प्रोसेस कहलाता है लैक्टोजेनेसिस, और जो हार्मोन इसको कंट्रोल करता है वो है ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही ब्लड में 6 हार्मोन और प्लेसेंटल हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन होती है तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि पार्चुरेशन जब होता है तो सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं होते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए लैक्टोट्रोफिक हार्मोन एक्टिव हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन होना बिगिन हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है और नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। जो लैक्टोजेनेसिस या मिल्क प्रोडक्शन की क्रिया है ये सिंपल सी सिक्रीशन की रिएक्शन है। तो जैसे ही बेबी ब्रेस्ट को सक करती है, हाइपोथैलेमस की जो सेल्स हैं, जो सुप्रा ऑप्टिक नर्व्स हैं, उसको ये ट्रांसमिटेड होता है स्टिमुलाई। जैसे ही नर्व्स को ये स्टिमुलाई भेजा जाता है हाइपोथैलेमस के न्यूरो हाइपोफाइसिस में ये स्टिमुलाई पहुंचता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होता है ये मेमेरी ग्लैंड्स की मायो एपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है मिल्क सिक्रीट होने लग जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म की स्टडी ब्रून नामक साइंटिस्ट ने करी थी, इसलिए इसको ब्रून्स इफेक्ट कहा जाता है। ये पूरी है मैकेनिज्म कि जैसे ही बच्चे ने मिल्क सक करना स्टार्ट किया मेमेरी ग्लैंड में, वैसे ही हाइपोथैलेमस में जो एडिनोहाइपोफाइसिस थी वो प्रोलैक्टिन को एक्टिवेट करता है, रिलीज करता है और लैक्टोजेनेसिस का प्रोसेस बिगिन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसकी सेल्स हैं बेसोफिलिक नेचर की, केमिकली ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड में 2 तरह की इसमें चेंज होती है, अल्फा मेलेनोसाइट हार्मोनिक सेल्स और बीटा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल्स। इसका फंक्शन, जो कॉर्डेड एनिमल्स हैं इसमें मेलानोसाइट को मेलानिन में ये डिस्पर्स करने के लिए एक्टिवेट करता है, जिससे स्किन का कलर डार्क हो जाता है। जब मेलानिन मेलानोसाइट के सेंटर में इकट्ठे होते हैं तो स्किन हल्की दिखाई देती है। ये देखिए जब ये सेल के सेंटर में सारे मेलानोसाइट है तो ये लाइट स्किन या फेयर स्किन दिखाई देती है, जबकि जब ये वर्णक किसी घटना के कारण, नेचर चेंज की वजह से, या मैं फ्रॉग में कहती हूँ कि कलर लाइट से डार्क होता है, या मैं कैलोटिस में कहती हूँ, आप गिरगिट की बात करते हैं, कि किसी भी तरह की प्रोटेक्टिव कलरेशन का जब करेक्टर होता है तो स्किन का कलर MSH द्वारा कंट्रोल होता है और ये हल्का हो जाके फिर से मेलानिन को मेलानोसाइट में चेंज कर देता है। ये देखिए जब सेल में सारी मेलानिन सेल्स सेंटर में है तो स्किन लाइट कलर की दिखाई देगी। जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपनी एक्टिविटी दिखाता है तो ये सारे मेलानोनिन में डिफरेंशिएट होके पूरी सेल में हो जाते हैं और स्किन डार्क कलर की दिखाई देती है। इस तरह से एनिमल अपना कलर चेंज कर सकते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के और हार्मोन्स भी हैं, जो एक है मेटाबॉलिक हार्मोन जो सेल में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, डायबिटोजेनिक हार्मोन जो कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ग्लाइकोट्रोपिक हार्मोन जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, कीटोजेनिक हार्मोन जो कि एडिपोज टिश्यूज में फैट को रिलीज करता है और कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, पैनकियोट्रोपिक हार्मोन जो कि पैनक्रियाज में लैंगरहैंस
सेल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और पैराथायरोट्रोपिक हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के डेवलपमेंट को और उसके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक सिंपल सी मैंने समरी बनाई है कि ये ओवरऑल हाइपोफाइसिस का काम है। ये जो पास डिस्टालिस है, इसमें दो तरह की सेल्स है, क्रोमोफिल्स हैं, क्रोमोफोब्स हैं। जो क्रोमोफिल्स हैं ये एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स हैं। इसकी हाइपर एक्टिविटी से प्री प्यूबर्टी में जाइजेंटिज्म हो जाता है, पोस्ट प्यूबर्टी में एक्रोमेगाली हो जाती है। हाइपर एक्टिविटी से प्री प्यूबर्टी में ड्राइफिज्म हो जाती है, पोस्ट प्यूबर्टी में एक्रोमाइक्रिया हो जाती है और एक्रोमिग्लिया हो जाती है। बेसोफिल्स की हाइपर एक्टिविटी से मेल में कुशिंग डिजीज हो जाती है, फीमेल में कुशिंग डिजीज के साथ कुछ मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स दिखाई देने लग जाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मैस्कुलाइजेशन। और जबकि क्रोमोफोब्स हैं, इनकी हाइपर एक्टिविटी से प्री पॉबर्टी स्टेज में फ्रॉलिच डिजीज हो जाती है और लॉरेंस मून बीडी सिंड्रोम्स हो जाता है। पोस्ट प्यूबर्टी से फ्लोरिक सिंड्रोम हो जाता है। और हाइपर एक्टिविटी की वजह से दोनों में हाइपर एक्टिविटी डेवलप होते में हमने प्रोजेरिया का करेक्टर देखा, और पोस्ट प्यूबर्टी में हमने सिमेंट्स डिजीज देखी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था पार्ट 4। नेक्स्ट मैं एडिनो हाइपोफाइसिस के बाद न्यूरो हाइपोफाइसिस का शुरू करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।